यूट्यूब चैनल के संडे क्लासेस पर मैं मुकेश सर पुनः उपस्थित हूं। क्लास 12 के हिस्ट्री लेसन 1 लेक्चर 2 लेकर के, जिसमें हम लोग हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन देख रहे थे। इस सिविलाइजेशन में हमने प्रारंभिक पहलू, इसका नामकरण, इसका खोज, इसका पता कैसे चला, ये चीजें हमने देखी थी, कैसे उजागर हुए। आज जो हम देखेंगे, इसमें देखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार कहां तक था, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, विस्तार, प्रमुख स्थल। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर सभ्यता का विकास किसके द्वारा हुआ, उत्पत्ति देखेंगे। साथ ही इसका एक चीज और हम देखेंगे कि इसका कालखंड क्या रहा है। कालखंड यानी कब से कब तक ये रहे हैं। इन चार चीजों को आज हम लोग देखेंगे कि विस्तार, इसके प्रमुख स्थल, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में किसके क्या कथन है और इसके कालखंड क्या है। तो ये इतिहास क्लास 12 का है, 12, और हमने NCERT, SCERT और भारतीय भवन इत्यादि बुकों में जो जिक्र है, उसी के अनुसार मेरा यह क्लास चल रहा है। क्योंकि सभी बुक में अलग अलग तथ्य हैं और सभी बुकों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है जो सब में नहीं है। इसलिए आप चाहे आप चाहे NCERT बुक यूज करते हो, SCERT करते हो या भारतीय भवन पढ़ते हो, सबके लिए उपयोगी है। और ये लेक्चर देखने के बाद में आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तीन चीजें हम लोग देखेंगे, एक विस्तार और स्थल, दूसरा इसकी उत्पत्ति, और तीसरा हम देखेंगे इसका कालखंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हड़प्पा संस्कृति है, इसमें दो प्रमुख स्थल है। एक है हड़प्पा, ये हड़प्पा जो है ये पश्चिम पंजाब में है। कौन कौन स्थल? हड़प्पा, और एक है मोहनजोदाड़ो, जो पिछली क्लास में हम लोग देखा था। हड़प्पा जो है ये पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा का विकास जो हुआ ये रावी नदी के तट पे है। और आज के डेट में अगर इसको देखें तो यह मुल्तान जिले में है। जिला कौन सा होगा? तो जिला हो जाएगा इसका मुल्तान तत्काल में। तो हड़प्पा मुल्तान जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। और दूसरा जो स्थल है, इसका जो प्रमुख स्थल है वह है मोहनजोदाड़ो, और ये सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी है। और इसका जो जिला है वह लरकाना है, लरकाना जिले में है। और मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के तट पे है। इस मोहनजोदाड़ो को एक उपनाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों
का टीला कहते हैं। इसलिए यहां से कब्रिस्तान बहुत ज्यादा मिले थे, इसलिए इसको माउंड ऑफ डेड कहते हैं। माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां बहुत ज्यादा श्मशान पाए गए थे। और यहां की जो संस्कृति है, सभ्यता है, इससे संबंध यानी जो हड़प्पा की संस्कृति से जुड़े हुए जो स्थलों की अगर बात करें तो ऐसे लगभग 2800 स्थल पूरे विश्व में चिन्हित किए गए हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति के 2800 स्थल चिन्हित है। कितने स्थल याद रखेंगे? 2800 स्थल चिन्हित है। और ये 2800 स्थल चिन्हित जो जगह है ये भारतीय उपमहाद्वीप में है। उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत के सटे हुए जो प्रमुख देश हैं उनमें है। कहां कहां है? तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, काठियावाड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में है, जैसे मेरठ वगैरह क्षेत्रों में है ये। तो इतने राज्यों में, इतने देशों में इस संस्कृति का विकास हुआ है और उन पूरे क्षेत्रों से 2800 स्थल चिन्हित किए गए हैं। और इस हड़प्पा संस्कृति को 3 खंडों में बांटा गया, एक आरंभिक, एक विस्तृत और एक उत्तरकालीन। यानी 3 खंड कौन कौन थे? एक आरंभिक स्थल जो सबसे प्रारंभ में खोजेगा, दूसरा विकसित, और तीसरा था यानी उत्तरकालीन यानी लास्ट वाला। उत्तरकालीन यानी 3 भागों में से बांटा गया है। लेकिन विकसित हड़प्पा की जब भी हम बात करते हैं, ऐसे चिन्हित तो 2800 है, लेकिन विकसित हड़प्पा में केवल 1022 स्थल है जो वेल डेवलप्ड थे। वे 1022 स्थल है और इन 1022 स्थलों में कुछ पाकिस्तान में और कुछ जो है वह हिंदुस्तान में है। तो 200 यानी 40% पाकिस्तान में और 60% हिस्सा जो है वह हिंदुस्तान में है। तो 406 जो स्थल है वह पाकिस्तान में है और बाकी जो बच गए, बाकी बन जाएंगे आपको 600 और 22 में से 6 गया 16। 616 स्थल जो है वह हिंदुस्तान में है या भारत में है। बात समझ में आई? 2800 स्थल चिन्हित है, लेकिन ये 2800 स्थल में कुछ प्राचीन है या आरंभिक है, कुछ विकसित है और कुछ जो है वह उत्तरकालीन है। लेकिन विकसित की बात करें, डेवलप्ड की बात करें, तो वे जो स्थल है वह 1022 है और इस 1022 में से 406 पाकिस्तान में है और 616 जो है वह हिंदुस्तान में है। और इन क्षेत्रों के अगर विस्तार की हम बात करें तो आप जानते हैं कि इसका जो क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर होगा तो एरिया निश्चित ही इसका बढ़ जाएगा। ट्रायंगुलर किस मामले में है? इसका इस तरह से विकसित है, इस तरह से हड़प्पा ट्रायंगुलर बना हुआ है। और इस तरह के पूरे क्षेत्र जो मिला करके है वह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ये क्षेत्र। कहां से कहां है? तो ऊपर से जब शुरू करेंगे आप तो जम्मू कश्मीर से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक
इधर हो जाएगा जे एंड के, और इधर जो सीमांकन किया गया है वह नर्मदा नदी का तट है, नर्मदा नदी के तट तक। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकड़ान, वही मकड़ान जहां से संगमरमर लाया जाता था, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो वहां मेरठ तक है, यानी पश्चिम में मकरान और इधर मेरठ तक। पश्चिम में देखिएगा तो बलूचिस्तान तक जाता है अंतिम छोर, और इधर मेरठ के आलमगीरपुर तक। दक्षिण में दायमाबाद यानी औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, और उत्तरी मांडा जो अखनूर है वह जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। और यह जो विशाल क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और जितना विस्तार इस हड़प्पा संस्कृति का हुआ है पूरे विश्व में, उतना विस्तार तो मेसोपोटामिया का और मिस्र की सभ्यता का भी नहीं हुआ है। यानी मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के छोटी कही जाती है। और यह नदी, प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के रूप में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, और यही इसकी विशेषता है, यही इसकी विशिष्टता है। तो इसके प्रमुख थोड़ा सा हम स्थल के बारे में जानेंगे, क्योंकि हड़प्पा हम जानते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और भारत में यह पहली बार किसी तरह का यह नगरीकरण था, इसीलिए इसे प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको बोलते हैं, प्रथम नगरीकरण। फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी पहला नगरीकरण यह हुआ था, यानी भारत का पहला अर्बन क्षेत्र था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा के जो भी क्षेत्र थे वे नगर थे, नहीं, सभी क्षेत्र इसके नगर नहीं थे, लेकिन नगर की संख्या कम थी, लेकिन वे डेवलप्ड थे, विकसित थे। कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी थे, क्योंकि विकसित हड़प्पा के लक्षण जो है बहुत सारे क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हड़प्पा में और विकसित सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के बाद उत्तरकालीन जो सभ्यता है उसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। वहां के प्राप्त अवशेषों से यह पता चला है कि दोनों में अंतर था, क्योंकि आरंभिक जो हड़प्पा स्थल थे वे कालांतर में विकसित हो गए। जो आरंभ वाले जो क्षेत्र थे वे कालांतर में विकसित हुए अथवा पूर्ण विकसित स्थल बन गए, और पूर्ण जो विकसित बने वही पूर्ण विकसित जो थे वह नगर कहलाते थे, और उसी को नगरीकरण कहा गया। अब देखेंगे इस हड़प्पा में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और इनका इतिहास में क्या स्थान है, किस लिए जाने जाते हैं। क्योंकि हर स्थल से कुछ एक ऐसा चीज मिला है जो दूसरे जगह से नहीं मिला है, और वह चीज उसी चीज से जाना जाता है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला, क्योंकि यह केंद्र बिंदु है, हड़प्पा यह केंद्र बिंदु है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। प्रथम स्थान यही था जहां खुदाई हुई थी। तो यह जगह पहले जान लीजिए कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मुल्तान जिले में है और रावी नदी के तट पर अवस्थित है। सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी। तो दो चीजें जान लीजिए, यह कहाँ है तो मुल्तान जिले में है, मुल्तान बोले तो पाकिस्तान में है, यह रावी नदी के तट पर है, पहली खुदाई इसी की हुई थी,
यानी सभ्यता का पहला चिन्हित स्थल यही था। यहीं पे गढ़ पाए गए थे। गढ़ मतलब टीले पाए गए थे। और सबसे बड़ी चीज, यह एक नगर था और दो भागों में बटा था, उच्च नगर और नीचे वाले नगर। और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे अनागार मिला था। अनागार अर्थात ग्रेनरी मतलब भंडार कक्ष, भंडार गृह, अन्न भंडार गृह। ये विशेषता थी हड़प्पा की। क्या क्या विशेषता है? तो यह मुल्तान जिले पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के तट पे है, पहली खुदाई इसी स्थल पे हुई थी, यहाँ पे गढ़ और टीले पाए गए, और इस संस्कृति में हड़प्पा में अनागार अर्थात गिनरी पाए गए थे, यानी अन्न भंडार गृह वहां पे था। दूसरा स्थल आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये लरकाना जिले में है। लरकाना जिला पाकिस्तान। यह 483 किलोमीटर दूर है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह लरकाना यानी सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पे है। कहाँ है? ये सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है। प्रांत कौन सा है? तो सिंध है। और सिंधु नदी के किस तट पे है? तो यह पूर्वी तट पर है। सिंधु नदी के पूर्वी तट पर है और यह रावी नदी के उत्तरी तट पे है। ठीक है। अगली बात, इसके लिए क्या महत्व रखता है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। टीला इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड। मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां से श्मशान मिले हैं जहां मुर्दों को दफनाया या जलाया जाता था। और इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पे विशाल स्नानागार मिले। क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार बोले तो ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी नहाने का, समझिए तालाब, पोखर नहीं। तो जो दो चीज समझ गए, एक आपका हड़प्पा जो मुल्तान जिले में है, रावी नदी के उत्तरी तट पे है, गढ़ पाए गए। वहां से 483 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदड़ो है, वहां पे भंडार गृह था, अन्न भंडार गृह। अब आइए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है लरकाना जिले में है और यह सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित। इसे मृतकों का टीला किसने कहा? आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कहा, पुरातत्वविद लोगों ने कहा कि यह मृतकों का टीला है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी, यहां से बहुत विशाल स्नानागार मिले हैं, द ग्रेट बाथ मिले हैं। ये दो चीजें हो गई। तीसरी पे चर्चा करते हैं। तीसरा है चहुद्रो। चहुद्रो। चहुद्रो ये तीसरा स्थल है। और चहुद्रो जो है ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मोहनजोदड़ो है इससे 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो स्वाभाविक है कि अगर हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो चहुद्रो भी कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। और ये भी सिंधु नदी के तट पर है।
सिंधु नदी तट पे है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में चौहदड़ो है। खासियत भाई इसकी क्या है कि ये भी सिंध प्रांत में ही है। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ भवनों का अवशेष मिला था। यहाँ पे अच्छे मकान था, उसका अवशेष बना था। और इसकी विशिष्टताओं में अगर बात करें तो यहाँ शिल्प उद्योग ज्यादा था, मनके बनाए जाते थे। यहाँ शिल्प उद्योग था, यहाँ शिल्प उद्योग और मनके बिट्स, जिसको गुड़िया कहते हैं हम लोग। या तो चौहदड़ो किस लिए फेमस है? तो बीड्स के लिए। मनके उद्योग केंद्र था, यहाँ पे ये चीज बनते थे। तो सबका एक एक विशेषता हम देख रहे हैं। यहाँ भंडारगिरी है, यहाँ विशाल स्नानागार है, और यहाँ पे जो है मनके बनाने की फैक्ट्री है। अब चलते हैं नवीनतम स्थल एक है। चलिए उससे पहले एक चीज स्थल और देख लेते हैं, लोथल। लोथल दूसरा, ये तीसरा था, ये हो जाएगा चौथा। लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल की खासियत क्या है? ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, यानी समुद्र के तट पर है। और यहाँ भी भवनों का अवशेष मिला है, दुकानों का अवशेष मिला है। तो दुकान का अवशेष मिलना यह पहले ही प्रूव कर देता है कि यह नगर था। दूसरा, समुद्र के तट पे है। और तीसरा, एक ऐसा चीज मिलेगा जो यह प्रमाणित करता है कि यह व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे गोदीवाड़ा पाया गया, डॉकयार्ड। क्या था? गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड। आप इसको सीधी सी बातों में समझे तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी हार्बर। यानी लोथल उस समय का व्यापारिक केंद्र था, और यहां से गोदीवाड़ा पाया गया है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी हार्बर, जहां पे नाव से माल आता था और यहां से माल जाता था। व्यापारिक माल आते थे, व्यापारिक जहाज आते थे, यहाँ रुकते थे और फिर यहां से जाते थे। तो एक तरफ से यह पत्तन था। तो यह एक व्यापारिक केंद्र था और साथ में बंदरगाह था। तो जब भी बात आए कि हड़प्पा के किस क्षेत्र में किस स्थल से गोदीवाड़ा पाया गया है, तो याद रखिए लोथल से ही व्यापारिक जहाजें आती और जाती थी। अब एक नवीनतम स्थल है, इसको मिटा देता हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा, इसका मतलब होता है, हाँ, ये धौलावीरा भी गुजरात में है और यह कच्छ में पड़ता है। धौलावीरा कच्छ, गुजरात। कहाँ है धौलावीरा? तो कच्छ। कच्छ का रण भी है। और यह 1990 में इसकी खुदाई हुई थी, सबसे लेटेस्ट है यह। इसकी खुदाई जो हुई थी वह 1990 में श्री विष्ट के द्वारा हुआ था। विष्ट ने इसकी खुदाई की थी, यानी सबसे नवीनतम स्थल है। यानी नवीनतम स्थल, नवीनतम की बात करें तो धौलावीरा की बात आती है।
गुजरात में पड़ता है। यहाँ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? धौलावीरा। तो यहाँ भी गढ़ी टीले थे, और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे मिला है वह है किलेबंदी। विशेषता क्या है? किलाबंदी। यह किलेबंदी वाला शहर था। मैंने अब तक की खुदाई में यह पहला शहर मिला जहां पे किलाबंदी थी। उसके पहले किलाबंदी का प्रमाण कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। तो धौलावीरा की खासियत हो गई किलाबंदी। अब तक हमने 5 देखे। हड़प्पा विशेष अनागार के लिए, मोहनजोदड़ो स्नानागार के लिए, चौहुदड़ो किसके लिए? तो भवन अवशेष के लिए, और वहां पे मनके बनाए जाते थे। लोथल बंदरगाह के लिए। धौलावीरा किस लिए? तो यह किलाबंदी के लिए। अब देखिए कालीबंगन। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। या यूं कहे काली रंग की चूड़ियां, यानी कालीबंगन से काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है। और यह राजस्थान के गंगानगर में अवस्थित है। राजस्थान में तो है ही। तो राजस्थान में कहां है? तो राजस्थान के गंगानगर में है। राजस्थान के गंगानगर में है। और आज भी राजस्थान का गंगानगर क्या है? जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र भी है। तो उस समय का यह प्रमुख स्थल था। और यह घग्गर नदी के तट पर, और घग्गर की बात करें तो घग्गर को हम सरस्वती कह सकते हैं। सरस्वती नदी को ही घग्गर माना गया है। हो सकता है सत्य नहीं हो, लेकिन अब तक के प्रमाण में यही प्राप्त हुआ है कि सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता था। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद में अगर इस सभ्यता की तीसरी राजधानी की बात करें तो ये कालीबंगन का नाम आता है। यानी तीसरी राजधानी इसको मान सकते हैं कि तीसरी सबसे डेवलप्ड या साइट था, स्थल था। अब एक स्थल देखेंगे बनावली। तो बनावली जो है वो हरियाणा में है। बनावली ये कहां है? ये हरियाणा में है। हरियाणा में कहां है? तो हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। नाम है बनावली। यहां किलेबंदी और नगरी स्वरूप 2 चीज मिला है। एक तो नगर के प्रमाण मिले हैं, और दूसरा प्रमाण मिला है कि यहाँ पे किलाबंदी किया गया था। तो ये 7 जो है ये प्रमुख स्थल है। कौन कौन? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहला हड़प्पा, जहां पे अनागार मिला। दूसरा मोहनजोदाड़ो, जहां से विशाल स्नानागार मिला। तीसरा जो जगह है वह है चौहुदड़ो, जहां पे मनके बनाए जाते थे और शिल्प उद्योग के लिए वह प्रसिद्ध था। चौथा स्थल है लोथल, जहां गोदीवाड़ा बंदरगाह या हार्बर, क्योंकि वह प्रमुख व्यापारिक नगर केंद्र था। पांचवा आता है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है। यह सबसे लेटेस्ट खोजा गया क्षेत्र है, और यहाँ पे किलाबंदी का प्रमाण मिलता है। छठा है कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यह हरियाणा में पड़ता है, सॉरी यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के गंगानगर में पड़ता है। और यह घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पर यह विकसित हुआ था। और 7वां है बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, और इसका यह नगर भी था
और यहाँ किलेबंदी भी की गई थी। ये प्रमुख क्षेत्र हो गए जहां पर हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था और इसी से विकसित सभ्यता माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां जैसे हरियाणा का ही राखी गढ़ी, एक देखेंगे राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में, ये भी लगभग उस समय के चिन्हित क्षेत्रों में से आते थे। फिर आप देखेंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में कोटदीजी जो सिंध प्रदेश में पड़ता है पाकिस्तान में। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों को जो छोटे मोटे हैं, है ना, वो भी इसके प्रमुख और अहम हिस्से रहे हैं, लेकिन वहां कुछ बताने के लिए कुछ विशेषताएं नहीं है, इसलिए हमने उसकी चर्चा नहीं की है। अब थोड़ी सी देखेंगे इसका कालखंड, चरण और स्थल इसके क्या थे। तो हमने पहले ही बताया हड़प्पा को 3 चरणों में बांटा गया, है ना, इसके 3 चरण बनाए गए, 3 चरण। ये एक था आरंभिक चरण, दूसरा था विकसित चरण और तीसरा था उत्तरकालीन चरण। यानी वैसे क्षेत्र जो आरंभ में थे, तो इनका जो विकास होना शुरू हुआ वह 3500 ईसा पूर्व में इसका विकास होना शुरू हुआ था। 3500 ईसा पूर्व में इसका विकास शुरू हुआ। ये आरंभिक शहर थे और यही शहर बाद में नगर के रूप में डेवलप हुए थे। दूसरा जो था विकसित, वह 2600 से लेके 1900 BC तक का क्षेत्र था, समय काल में विकसित हुआ था और यह चरम पे था। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी समय चरम पे था। उसी समय व्यापार होना, एक देश से सामान आना, दूसरे देश भेजना, हर चीज का उद्योग धंधा, जो भी चीजें थी इस पे चरम पे था। और तीसरा जो उत्तरकालीन चरण होता है वह 1900 से 1200 होता है। यह वही चरण है जिसमें हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। तो 3 चरण 3500 से शुरू होता है और 1200 पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो आरंभिक चरण था, यहां से विकसित होना शुरू हुआ। बीच वाला चरण है 2600 से 1900, खूब फला बढ़ा पूरा, खूब विकसित हुआ और उसके बाद फिर से इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। अब इसके उत्पत्ति के बारे में किसने क्या कहा है क्योंकि ASI में बहुत सारे लोगों ने कार्य किया, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार रहा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत लोगों ने कहा कि द्रविड़ के आने से ही हड़प्पा का विकास हुआ, क्योंकि द्रविड़ और हड़प्पा की जो लिपियां हैं और धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक है। यानी लिपि और धर्म के आधार पर माना गया कि इसके जो संस्थापक रहे हैं वह द्रविड़ रहे हैं। किसके आधार पर? लिपि और धर्म के आधार पर माना गया कि हड़प्पा का जो विकास हुआ है, हड़प्पा के जो संस्थापक रहे हैं वह द्रविड़ लोग रहे हैं, धर्म और लिपि के आधार पर। कुछ लोग आर्यों को हड़प्पा का संस्थापक मानते हैं, आर्यों को हड़प्पा का संस्थापक मानते हैं। किस कारण से? तो आर्य लोग जो है वह सिंधु क्षेत्र में ही आए थे पहले। सिंधु क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ, इसीलिए हड़प्पा के संस्थापक आर्य को माना जाता है। अब बात भी सही है, स्थापना किसने किया मैं ये दावे नहीं कर सकता हूं, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है या आर्यों का आगमन जो है वह उनकी जो आरंभिक बस्तियां बसी वह सरस्वती के नदी के तट पर बसी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया।
तो आर्यों का प्रारंभिक आगमन जो रहा है उसी क्षेत्र में रहा है जिस क्षेत्र में हड़प्पा का विकास हुआ है। तो इनका ये मानना है। अब चलिए, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चोलिस्तान जो थार मरुस्थल से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां भी उसकी पहचान जो है हड़प्पाकालीन बस्तियों से मिलता जुलता था। तो कुछ विद्वानों ने उसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया, यानी इसका संबंध कुछ लोग बलूचिस्तान से बताते हैं, है ना, क्योंकि बस्तियां समान होने के कारण, बस्तियां समान होने के कारण चोलिस्तान को मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि थार मरुस्थल से सटा हुआ पाकिस्तान का हड़प्पाकालीन बस्तियों में प्रकाश में आने के बाद में कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया था। तो आप किसी दावे को खारिज नहीं कर सकते जब तक आपके पास अगला प्रमाण नहीं आ जाता है। चलिए हम मार्टिन व्हीलर को देखते हैं। मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा? मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि इसका विकास जो हुआ है सुमेरी मेसोपोटामिया के प्रभाव से हुआ है। सुमेर या सुमेरी जो मेसोपोटामिया का समकालीन था, इसीलिए इसके संस्थापक माना गया है। किसको? सुमेर को। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है व्हीलर साहब का है। और मार्टिन व्हीलर बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं, मार्टिन व्हीलर, इसलिए इनकी बातों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इनकी बातों में दम है। अगर हमारी ओपिनियन आप लीजिएगा तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उस सुमेर की सभ्यता से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों सभ्यताओं का विकास लगभग एक समय में हुआ था, दोनों समकालीन थे और सुमेर का भी व्यापार विभिन्न देशों से होता था। तो इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है कि हो ना हो कि उससे प्रभावित होकर के, मैं ये नहीं कहता उन लोगों ने आकर के स्थापना किया हो इस सभ्यता का, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये प्रभावित होकर के इस तरह का नगरीकरण के क्षेत्र में कार्य किया होगा। तो मेरा ओपिनियन जो जाता है वो मार्टिन व्हीलर के साथ जाता है कि सुमेर की सभ्यता से प्रभावित होकर के ही इस सभ्यता का विकास हुआ। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के विकास के पीछे कहते हैं ईरान बलूचिस्तान की संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। ईरान और बलूचिस्तान, कुछ लोग ईरान और बलूचिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान को भी मानते हैं कि इनके प्रभाव से आने से हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति हुई है, हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। तो विभिन्न लोगों का विभिन्न मत और सबने कहीं ना कहीं हो सकता है प्रभावित किया हो, लेकिन आप पूर्ण दावे के साथ नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी समय की बात आती है तो कुछ लोग 7000 ईसा पूर्व के आसपास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी 4000, कुछ लोग 5000 ईसा पूर्व के आसपास उसको मानते हैं। तो नगरीय प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर ये चीजें कही गई है ना। सबका अपना अपना ओपिनियन रहा, सभी ने अपने ढंग से जांच किया और अपना अपना तर्क दिया। अब थोड़ी सी देखते हैं कि इसका अवधि क्या था, किस अवधि में हड़प्पा सभ्यता विकसित रहा है। तो थोड़ी सी अवधि पे अगर हम चर्चा करें तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व के आसपास के इसके काल को माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो रहा है सप्तस्तरीय
अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखते हुए कुछ लोगों ने इसका जो काल बताया वह बताया 3250 से 2750 ईस्वी, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ये किसके आधार पर? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के आधार पर। मिस्र और मेसोपोटामिया, वो लोग का मानना था कि सभी सभ्यताएं एक दूसरे की सभ्यताओं को देख करके विकसित हुए हैं। तो इनका ओपिनियन ये रहा है। जॉन मार्शल ने कहा था कि सभ्यता का विकास जो है वह 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल, ये डायरेक्टर जनरल थे ASI के, इन्होंने कहा था कि यह सभ्यता का विकास जो है वह 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। और इनकी बातों से सहमत होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके रीजन में ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई थी। और उधर मार्टिन व्हीलर जो हैं वो बताते हैं कि सभ्यता जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सटीक बैठती है कि इन्होंने विकसित हड़प्पाकालीन और उत्तरकालीन को एक साथ जोड़ करके इन्होंने दर्शाया है। उस समय से विकास हुआ और उस समय तक रहा है। कुछ लोग आरंभिक चरण को 3500 मानते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूं कि आरंभिक चरण 3500, विकसित चरण जो है 2900 से लेकर 1600, और अंतिम चरण जो है जिसको हम लोग उत्तरकालीन चरण कहते हैं वह 1900 से लेकर के 1200 तक। तो सबके स्तरों को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है ना, किसी चीज के हम एक छोर को देखते हैं। तो अगर ऐसे देखें तो लगभग जो भी आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, लगभग अपने जो ओपिनियन दिए हैं, वक्तव्य दिए हैं, वो लगभग कहीं ना कहीं सही रहे हैं। तो अंतिम चरण 1200, और 1200 के बाद में इतना बड़ा विश्व का नगरीय सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और भग्नावशेष में तब्दील होते होते मिट्टियों से ढक करके एक टीले में बदल जाता है। क्या था कि इसका अंत हुआ? किसने किया अंत? इतनी सुंदर, सुसंगठित, सुसंचालित नगरीय व्यवस्था का अंत किसने किया? उस समय की बनावट सोच के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। कहां से उतनी बुद्धि आई? कौन सा इंजीनियर था उतना सुंदर जिसने उतनी अच्छी सड़कें बनाई, स्नानागार बनाया, नागार बनाया, घर बनाया, आंगन बनाया, सीढ़ी बनाया, और इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद में कई हजार वर्ष लगते हैं फिर से हमें सिविलाइज होने में। एक बड़ा सा गैप, इसका कौन कारण है? तो जब हम इसके चरम पे पहुंचेंगे तो हम वहां देखेंगे कि कैसे इसका अंत हुआ होगा। तो आज हमने देखा कि इसका विस्तार, स्थल, इसकी उत्पत्ति और इसके कालखंड क्या थे। दूसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर में हम चलेंगे अब कि मोहनजोदड़ो नगर निर्माण और उसके भवन की व्यवस्था क्या थी, किस तरह का नगर था, स्नानागार था तो किस एरिया का था, हड़प्पा का जो अनागार था उसका क्या क्षेत्रफल था, भवन विशिष्ट थे तो किस तरह के भवन बने हुए थे, लोथल का गोदीवाड़ा कैसा था, रहने के लिए घर कैसे बनते थे, मजदूरों के लिए रहने के लिए घर बनाया जाता था, सड़कों, गलियां जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, पशुपालन में किन किन पशुओं को पालते थे और किस पशुओं को जानते थे, खेती में किस किस चीज की खेती करते थे, उद्योग में क्या क्या बनाते थे, धातु कौन सा उपयोग करते थे, मिट्टी के कौन कौन से सामान बनाते थे, पत्थर के औजार कैसे बनाते थे, लकड़ी के सामान, इन सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आज के इस टॉपिक को यहीं रोकता हूं। अगले टॉपिक में मोहनजोदड़ो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, आबाद रहे, जहां रहे मुस्कुराते रहे।